नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर आपसे बातचीत करते हैं और हमारे साथ एक विशेषज्ञ होते हैं जो आपको कृषि की विभिन्न बारीकियों के बारे में बताते हैं। तो आज इसी क्रम में आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय रहेगा वो रहेगा कद्दू वर्गीय फसल उत्पादन। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वे हैं डॉक्टर HR शर्मा जी, जो फॉर्मर HOD रहे हैं वेजिटेबल साइंस डिपार्टमेंट, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी में। सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे हम कद्दू वर्गीय फसल की बात कर रहे हैं तो इनमें कौन कौन सी फसलें हैं मुख्य तौर पे, और इनका अगर महत्व की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या रहेगा, क्या है और किस तरह से इनके लिए हम मतलब अग्रसर हैं, या हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है वर्तमान में कद्दू वर्गीय फसलों में? अनिल जी, अमित जी, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हमारे प्रदेश में, वैसे तो हमारे अलग अलग से जोन्स हैं, 1 से 2, 3, 4 लो हिल्स हैं, मिड हिल्स हैं, हाई हिल्स हैं। तो तकरीबन इसकी खेती सभी जगह हो जाती है। एक तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसान लगाते हैं जी, व्यवसायिक खेती करते हैं, और दूसरे है किसान छोटे मोटे अपने जो है किचन गार्डनिंग के लिए घर की ज़रूरतों के हिसाब से जो है इसका लगाते हैं। पर जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, वो लोअर हिल्स हैं, जैसे ऊना है, नालागढ़ है, चंबाकारी या थोड़ा सा नीचे का हो गया, आपका पाउंटा की तरफ को हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारे कुछ मिड हिल्स हैं हिमाचल, मिड हिल एरिया, जैसे सोलन है, सिरमौर के एरिया है, मंडी है जी। तो यहाँ पे जो है किसान जो है इसकी काफ़ी व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में काफ़ी कुछ आता है वैसे तो जी। जैसे खीरा है, आपका गोड्स हैं, जैसे आपका बिटर गोड है, जिसको करेला है, घिया है, काली तोरी है, रिज गोड है, फिर कद्दू तो है बड़े वाला है ही है, स्क्वैश भी है। तो ये सारे कुछ इसमें अलग अलग सी फसलें हैं। पर जो मुख्य तौर पे जो किसान भाई हमारी मार्केट के लिए जो इसकी खेती करते हैं वो खीरा और करेला, कुछ हद तक जो है घिया, तो ये फसलें हैं। पर मेन मुख्य तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो खीरा है, इस सब्जी की फसल ने जो है बाकी फसलों का एरिया अपनी तरफ को बढ़ा लिया है। पहले कम थोड़ा जगह पे लगता था, अब लोगों ने इसका एरिया बढ़ा दिया है, प्रोडक्शन और थोड़ा सा इजी टू हैंडल भी, डिमांड भी इसकी बढ़ी है सर, डिमांड भी बढ़ी है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो डॉक्टर लोग भी हमारे यही रिकमेंड करते हैं कि इसमें जो पोषक तत्व हैं वो इतने ज़्यादा तो नहीं है, पर हल्की सी प्रोटीन है, हल्के से लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो रिकमेंड करते हैं। तो जितने भी ये कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इजी टू डाइजेस्ट है और हमारी सेहत के लिए अति उत्तम है। तो कुल मिलाकर एक रुझान है कि लोगों में बढ़ा है कि भाई हम जो है इन फसलों को खाएं। अवेयरनेस भी बड़ी है। आप हमारा एक्सटेंशन विंग कह लीजिए या हमारे जो जितने भी अस्पताल हैं, डॉक्टर वो रिकमेंड करते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो ये कद्दू वर्गीय सब्जियां उसमें से एक अच्छा जो है ग्रुप है सब्जियों का, जो कि काफ़ी महत्व रख रहा है। जी। और जैसे हम देख रहे हैं सर, अभी इस समय जो है बरसात आने ही वाली है, लगभग आई चुकी है हिमाचल प्रदेश में। तो इस दौरान जो है इन सब्जियों का ज़्यादा जो है वो रहता है, आगमन रहता है सब्जी मंडी में। तो अगर हम बात करें कि इनमें किस्मों की अगर हम बात करें, जैसे आपने खीरा मुख्य तौर पे कहा और जो करेले का है, तो इनमें कौन कौन सी मुख्य किस्में हैं जो हिमाचल प्रदेश में उगाई जा रही हैं और जो अच्छी हैं मतलब कंजम्पशन के लिए? जी, इसमें जो किस्में हैं ख़ास करके हमारी जो देखिए खीरा जो है 2-3 टाइप का है जी। एक तो जिसको हम स्लाइसिंग कुकम्बर बोलते हैं, जिसके आप थोड़ा बड़े वाला, एक होता है घर की छोटा वाला जिसका अचार भी बन सकता है जी। ठीक है जी। इसके कलर भी अलग अलग हैं, कोई हल्के कलर का है, कोई डार्क गहरे कलर का है, कोई सफ़ेद खीरा भी है, ठीक है, कोई कांटेदार भी है, कोई बिल्कुल ही मुलायम भी है जी। ठीक है। तो मुख्य तौर पे हमारे जो लोकल किस्में विश्वविद्यालय ने जो पीछे रिकमेंड करी हैं वो खीरा 75 और खीरा 90 हैं, जो कि नाम ही बताते हैं कि 75 और 90 दिनों में तैयार होती हैं और पैदावार तकरीबन इनकी 150 से 190 कुंटल के आसपास रहती है। ये थोड़ा सा पैमाना पर ऊपर नीचे भी हो सकती है, वो आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है जी। और जैसे जी आप कुछ ठीक है जी।
और जहाँ तक आपने उसका करेले की भी पूछा था, करेले में सफ़ेद करेला, हरा करेला, तो सोलन की 2 वैरायटीज़ हैं, सोलन हरा, सोलन सफ़ेद। और करेले में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, एक किताब को मुलायम मिलता है, एक कांटेदार मिलता है। तो दोनों इसमें काफ़ी प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं और विश्वविद्यालय के भी हैं। तो किसान भाई तो हम यही कहेंगे कि जो अच्छी पैदावार देने वाली अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता है उसको आप लगाएं। पर जो वैरायटीज़ जी हमने 2-3 आप 4 बताई, ये बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। तो जैसे हम इसकी हम किस्मों पे, जैसे आपने बताया कि ये किस्में जो हैं ये अच्छी पैदावार दे रही हैं। हाँ। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के किसान या जो नए बागवान भाई हैं या फिर जो युवा है जो शुरू करना चाह रहा है, तो हम देख रहे हैं कि पहले नर्सरी का ही काम होता है। तो अगर हम नर्सरी प्रबंधन की बात करें तो इसमें जो है इनका किस तरह से कि शुरुआत करे एक किसान। हाँ, नर्सरी का देखिए, इसमें एक संकर किस्म है खीरे की, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। उसमें KH1 वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। उसकी पैदावार जो है खीरा 75-90 से कम 3 गुना ज़्यादा है। तो किसान भाई अगर उसका सीड जो विश्वविद्यालय में मिले तो ले लेना चाहिए। और दूसरे, जहाँ आपने कहा कि एक जो हमारा जो आप यूँ कहें कि हमारे को किसानों को बीज कितना चाहिए लगाने के लिए प्रति बीघा, तो मान लीजिए जैसे खीरा है, हमारे को 20 ग्राम चाहिए। और जितना छोटा सीड होगा उसकी रिक्वायरमेंट बीज की थोड़ी सी कम है। जिसका सीड साइज ज़्यादा है, कद्दू है, तो उसका थोड़ा सा भाव वजन ज़्यादा था तो सीड रेट बढ़ेगा। तो तकरीबन 2 से 4-5 किलो तक जो जितने भी कुकर बीट्स हैं जो हमने पहले किसान वाले, तो उतना का सीड इसमें लगता है। पर बात यह है कि किसान भाई कभी क्या करते हैं, डायरेक्ट स्विंग करते हैं। आपने लाइनें बनाई, गड्ढे लगा लिए, एक गड्ढे में 2-3 बीज लगा लिए, तो उससे क्या है, सीड काफ़ी कॉस्टली है। आजकल जो सीड अगर विश्वविद्यालय से ले रहे हैं ठीक है, बाहर से ले रहे हैं तो पैकेट में आजकल सीड काउंट के हिसाब से मिल रहा है कि एक पैकेट में इतने सीड हैं और एक सीड की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब वजन वाला हिसाब किताब निकल गया। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी सीड हैं वो सारे जर्मिनेट हों और एक उसमें पिट में 2 या 3 बीज डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि पॉलीथीन बैग ले लें या प्लास्टिक की प्रो ट्रेस ले लें और उसको जो है, जो अच्छा कोई सॉइललेस मिक्सचर होता है जिसमें मोटे तौर पे हम ये कहें कि कोकोपीट है, तो 2 भाग वो ले लें, वर्मीकलाइट एक और इसमें कंपोनेंट आता है इसका, 1 भाग ये ले लें, और परलाइट है 1 भाग ये ले लें। इसका मिक्सचर बनाएं और प्रोट जो प्लास्टिक है उससे भरें या प्लास्टिक की थैली को भी इससे भरें और फिर उसके बाद इसमें पौधे लगाएं एक जगह पे रख के। और जब पौधे जो है इसमें थोड़े से अच्छे हो जाएं, लगाने लायक आपको लगता है 2 पत्ती 2-3 पत्तियाँ उसमें छोटी हल्की आई हो, तो फिर वो बिल्कुल ब्लॉक बन जाता है, जड़ के समेत पूरा लगा। जहाँ आपने पौधा लगाना, जितनी दूरी पे लगाना उसको लगाइए, तो उसी हिसाब से आपके बीज की बचत भी होगी और खेत में आपके जो पौधे मरने की कोई संभावना रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इससे सबसे किसानों को ये इस तकनीक को बिल्कुल अपनाना चाहिए उसके लिए। जी। जैसे आपने कहा सर कि जैसे बीज आपने कहा कि महंगे भी हैं और हम चाहते हैं कि हर एक बीज जो है एक पौधे में डेवलप हो ताकि हमारा कॉस्ट इफेक्टिव रहे तरीका भी। तो इसके बारे में अगर हम मानक की बात करें तो बीज चयन के क्या क्या मानक हैं और किस तरह से जो एक किसान है अगर वो जाता है तो कैसे सेलेक्ट करे अपना जो सीड है? एक तो देखिए, जो भी आप सीड लेते हैं, मानक तो याद है कि सीड तो एक तो आपका दिखना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको पानी में डालते हैं, अगर इसकी आपकी डेंसिटी ठीक नहीं है तो ये पानी के ऊपर तैर जाएगा। थोड़ा हल्का पानी में नमक डालें और फिर बीज डाल दें। जो आपका अच्छा भारी बीज होगा वो नीचे बैठेगा और जो बिल्कुल हल्का बीज होगा ऊपर तैर जाएगा, उसको आप फेंक दीजिए, उसके बाद उसका रोपण करिए, तो इससे आपकी लेबर बचेगी। और अगर सीड ट्रीटेड है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो 2-3 केमिकल जो आते हैं, जैसे आप बेबिस्टीन है, कैप्टान है, थीरम है, 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उसमें जो है बीजों को उपचार करना चाहिए और उसके बाद उनको लगाना चाहिए। जी। और अगर हम बुवाई के सही तरीके और समय की बात करें कि किस समय पे करना चाहिए और किस तरीके से अगर इनकी बुवाई की जाए, जैसे आपने खीरा भी कहा या करेले भी कहा, तो किस तरह से होता है बुवाई का समय? अनिल जी, ऐसा है कि जैसे हमारे बिल्कुल लो हिल्स हैं तो वहाँ तो ये जनवरी जैसे में लग चुका है, आजकल फसल तैयार हो रही है उसकी। पर जो हमारी मिड हिल्स एरिया है
मिड हिल्स एरिया में आजकल इसकी फसलें लग रही हैं। खीरा भी लग रहा है, कहीं निकल भी रहा है, घिया भी लग रहा है, करेला भी लग रहा है। तो अब जैसे जैसे बरसात है और जहाँ लोगों ने अपने किचन गार्डनिंग में भी कुछ करने हैं, तो अभी इसकी बिल्कुल सही समय है इसका लगाने का। जी अगर हम मिट्टी की बात करें तो किस तरह की मिट्टी है जो इनके लिए उपयुक्त रहती है? कुकुर बीट्स के लिए ज़्यादातर जो है, अगर थोड़ी सी रेतीली मिट्टी होती है जैसे नदी के आसपास की, जहाँ टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है, एकदम से ठंडा हो जाता है, तो वहाँ इसकी पैदावार लो हिल्स एरिया है उसमें आती है, नदी के आसपास। आपने देखा होगा। तो जो मिड हिल्स एरिया है हमारे पास, तो 2 मीटर भूमि है, यहाँ पे 2 मीटर मिट्टी है, और जिसका पीएच मान तकरीबन जो है 5.5 से 6.5 के आसपास हो, तो ऐसी ज़मीनें उपयुक्त मानी गई हैं। पर अभी ऐसा हिमाचल में ऐसी कोई मेरे मतलब नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि ऐसी कोई मिट्टी है, कोई सलाइन है, अल्कलाइन है कि नहीं होने की बात, तकरीबन हो जाती है, बढ़िया हो जाती है और हर जगह ही मिल जाती है देखने को। जैसे मिट्टी कंपैक्ट नहीं होनी चाहिए पूरी, अगर वो है तो गड्ढे में थोड़ा सा अपना रेत या गोबर डालें जहाँ लगाना अपने पौधा, यानी कि वेल ड्रेन। हाँ, वेल ड्रेन, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ड्रेनेज पूरी होनी चाहिए जी। अदरवाइज उसमें जो है पौधे मर जाएंगे आपके, पीले पड़ जाएंगे जी। जैसे कोई लगा रहा है, ऐसे इसको नर्सरी में भी लगा रहा है या उसके बाद ट्रांसप्लांट कर रहा है अपनी फील्ड में, तो अगर हम पोषक तत्वों का प्रबंधन की बात करें, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और उर्वरक प्रबंधन भी बोले, तो इसमें किस तरह से रहता है और क्या क्या शेड्यूल रहता है? क्योंकि आपने कहा कि जैसे करेले आपने कहे कि 70, 75 या 80 दिनों तक में जो है, या खीरे की भी कुछ वैरायटीज जो इतने दिनों में आ जाती हैं, तो उस समय में कैसे कैसे और किस किस समय पे जो है उर्वरक और पोषक तत्वों का प्रबंधन? देखिए, जो हम इसमें करते हैं, अभी हम पॉली हाउस की तो बात कर नहीं रहे, हम ओपन फील्ड की बात कर रहे हैं। तो खेत जो भी हम तैयार करें इन फसलों के लिए, अच्छे से 2-3 हल लगाएं, और गोबर की खाद जो है प्रति बीघा कम से कम 8 क्विंटल लगनी चाहिए। ठीक है, कैन है या यूरिया है, उसके हिसाब से कैन जैसे मान लो नाइट्रोजन का काम करती है, तो 32 किलो ये चाहिए हमारे को प्रति बीघा, और उसके बाद जो 25 किलो आपका फास्फोरस चाहिए, और कुछ 7-8 किलो जो आपकी पोटाश चाहिए। तो ये सारे उर्वरक जो है आपको शुरू में डालने पड़ेंगे, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के वो आदि डालनी है। उसको आप फिर उसको आगे फिर 1-1 महीने के बाद आप दोबारा से उसको डाल सकते हैं जी। ठीक है जी। और जब खड़ी फसल जब आ जाती है हमारी, थोड़ी बड़ी होती है, तो आपका जितने दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे है या 19-19 घुलनशील जो है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, उनका भी आप छिड़काव बीच में स्थिति के अनुसार जो है फसल को देख के कर सकते हैं जी। और अगर हम सिंचाई और जल प्रबंधन की भी बात करें तो वो किस तरह से है? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जैसे बरसात के मौसम में ये मैक्सिमम आती भी हैं और उगती भी हैं इस दौरान, तो सिंचाई के लिए अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्या ज़रूरत है, या फिर जहाँ पे बारिश नहीं हो रही ज़्यादा या उन क्षेत्रों में? बरसात के मौसम में तो ज़रूरत पड़ती नहीं है जी, पर जैसे कोई अगर काफ़ी लंबा स्पेल ड्राई निकल गया तो फिर तो कुछ ना थोड़ा सिंचाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या सूखा आ जाता है, सूखे होने से कई बीमारियां पनपती हैं जी। जैसे पाउडरी मिल्डी है, अगर आप ज़्यादा लंबा समय तक सूखा रहा तो पत्तों में पाउडरी मिल्डी का प्रकोप का दूसरी का रहेगा। तो बाकी जो शुरू की जो लो हिल्स में लगती है वो भी नदी के आसपास लगती है, मॉइस्चर वैसे रिटेन कर लेता है नदी में जी, है ना। तो इसमें पानी की हल्की फुल्की ज़रूरत रहेगी, इतना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है जी। और जैसे आपने सूखे की तो बात की कि उसमें पाउडर मिल्ड्यूज आ सकते हैं, जैसे अगर हम अधिक जल की कई बार हो जाता है, ज़्यादा बारिश हो गई तो अगर अधिक जल की स्थिति है मिट्टी में तो उसमें उसका क्या प्रभाव है इन फसलों पर? ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगी जिसको हम बोलते हैं, पानी खड़ा हो गया तो आपकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, है ना। पीली पत्ती मर भी सकती है, आपकी बेलें जो है मर भी सकती हैं, तो फसल पूरी खराब होने का अंदेशा रहता है। तो फ्रूटिंग तो गई तो प्लांट ही चला गया तो कुछ मिलने की संभावना नहीं। तो उसके लिए क्या उपाय करें किसान? उसकी देखिए ड्रेनेज जो है आपका पानी की निकासी सर्दियों में, चाहे फसली की कोई भी सब्जी की कोई भी फसल है, ये कद्दू वर की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे मक्की भी है, तो वो मतलब उसमें जो है ड्रेनेज सिस्टम बरसात में तो बिल्कुल सही होना चाहिए, पानी बिल्कुल खड़ा ना रहे। तो अन्यथा जो है आपका बीमारियां का रहने का और पौधे मरने का पूरे चांस है जी। तो बीमारियों की जैसे आपने बात की सर, तो अगर हम आम कीटों की बात करें, कीट और रोग, तो इनमें कौन कौन से रोग मुख्यतः देखने में मिलते हैं और जो किसान हैं वो उनसे कैसे कैसे निपट सकते हैं? वो देखिए, कद्दू वर्गीय सब्जियों में सबसे पहले तो अगर अब बीमारी की बात करें, 2 तो इसमें प्रमुख बीमारियाँ आती हैं जी। जैसे आपकी
पाउडरी मिल्डी आ गई है, ठीक है। पत्तों में सफ़ेद सफ़ेद, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, जी। ये चूर्ण जो आटा होता है ना, मक्की से आपका आटा, गेहूं का, तो इसमें जो है इस तरह के जो है आपके धब्बे आ जाएंगे जी। ये पौधे प्लांट के यानी कि जो लीफ है उसके नीचे भी होंगे और ऊपर को भी जाते हैं और पत्ते पूरे सूख जाते हैं जी। ये तो पाउडरी मिल्डी आ गई। इसके अलावा जो है एक और इम्पोर्टेंट ये डाउनी मिल्डी है जी। इसके भी इस तरह के धब्बे जो है भूरे रंग के आते हैं और धीरे धीरे करके अगर साहब ये धब्बे सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद पूरे का पत्ता जो है ये सूख जाता है जी। दो प्रमुख ये बीमारियां तो इसमें होगी, डाउनी मिल्डी, पाउडरी मिल्डी। और कीटों की अगर बात करें, कीटों की बात करें तो नहीं, इसका थोड़ा सा ये अगर किसान भाई इसको देखिए कुछ मैनेजमेंट कैसे करें इसकी, कीट की बाद में अगर हम देखते हैं तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो पाउडरी मिल्डी के लिए थोड़ा सा मैंने पहले कहा ड्राई स्पेल ज़्यादा नहीं आने देना, पानी की थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करके, ठीक है जी। अगर ज़्यादा तापमान वैसे हो, मॉइस्चर भी ज़्यादा हो तो वैसे फल कम लगता है फसलों में। और कद्दू वर्गीय सब्जियों में कुछ ऐसा है कि कुछ एक वैरायटीज जैसे है जैसे KH1 वैरायटी है या दूसरे हैं तो उसमें हर नोड पे खीरा आता है, गाइनोसिस लाइन्स जैसे हम बोलते हैं, ठीक है जी। तो और ये जो आपके इसके लिए रोकथाम के लिए जो इसमें खास करके बेबिस्टीन होगी आपकी पाउडरी मिल्डी के लिए, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। हेक्साकोनाजोल हो गया, डाइफेनाकोनाजोल हो गया, ट्यूबाकेनाजोल हो गया, इनको कर सकते हैं। जो डाउनी मिल्डी है, डाउनी मिल्डी का जो कारगर जो है उपाय है कंट्रोल करने का, जैसे आपका डाइथिनम 45 का भी आप स्प्रे करते हैं, रिडोमिलम जेट भी कर सकते हैं, कैब्रियो टॉप भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें केमिकल इसके द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये तो आपने सर जैसे रासायनिक कीटनाशकों की बात की, तो जैविक कीटनाशक भी कुछ होते हैं इसके लिए? जैविक कीटनाशक भी हैं, जैसे सिमोसेड है एक जैविक है उसमें, तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है इसमें जैविक का भी है पर खास ज़्यादा प्रचलन में, इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, पर उसका भी रिजल्ट सही है जी। ऐसी बात नहीं, थोड़ा महंगा आता है जी, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। तो किसान अपने हिसाब से मतलब चयन कर सकता है कि वो कौन सा डालना चाहता है उसके ऊपर। जी 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 जी। जैसे हम देखते हैं सर कि ये सारी फसलें जो है ये बेल के फॉर्म में लगती है, मतलब क्लाइम की करती है, तो अगर हम सहारे की बात करें तो किस तरह से इनके लिए सहारा या उसका एक चैनल मतलब एक बनाना चाहिए, एक ढांचा जिससे वो प्रॉपर जो है फ्रूट भी आए, क्योंकि अगर हम वैसे ही जाने देंगे उनको ज़मीन पर तो वो फ्रूट जो है सड़ जाता है। हाँ, बरसात में तो ऐसा ना, बरसात से पहले अगर आप ज़मीन पे भी चलने दें बेलें, जैसे कद्दू की है खास करके, घिया की भी चल सकती है, पर खीरा, करेला, घिया बरसात में ये कहीं नहीं चलने वाले। इसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर जो है बनाना पड़ेगा जी। तो इसके लिए आप बांस के डंडे लें और उसको जो है सीधा करके, ये मैं दिखाना चाहूँगा एक ज़रा स्टिकिंग का आपको, कि जैसे ये पूरी लाइनें जो हैं इसमें ऐसे करके जी, और फिर एक पोल गाड़ दिया आपने, फिर सुतलियाँ लगा ली, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, जैसे जैसे ऊंचाई पे होगी तो इस तरीके से हम जो है कर सकते हैं। जैसे करेले का देख रहे हैं आप, नीचे फील्ड है, ऊपर भी ये करेले का फील्ड है। इसी तरह से आप खीरे के लिए कर सकते हैं। अन्य फसल कद्दू को छोड़ के, कद्दू के लिए भारी स्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए थोड़ा हॉरिजॉन्टल चाहिए है ना, ये इसका सीधा नहीं, उसका थोड़ा हॉरिजॉन्टल ऊपर से, हाँ भारी वजन ज़्यादा होता है तो उसके लिए वैसा करते हैं, पर ज़रूरी है उसमें, अदरवाइज थोड़ा सड़ने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं जी। तो जैसे हम देखते हैं सर कि ये बेलें जो हैं क्योंकि काफ़ी एकदम से झुंड बना देती हैं एक साथ, तो अगर हम डिस्टेंस की भी बात करें, जब हम नर्सरी से बीज को मतलब पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितनी दूरी पे जो है इसकी ट्रांसप्लांटेशन की जाए? अगर हम चाहे हम घिया की बात करें, चाहे कद्दू की, या चाहे करेलों की बात करें तो जी। इसमें देखिए अमित जी, जैसे खीरा है जी, खीरा तकरीबन हम 3 से 4 फुट लाइन से लाइन लेते हैं और 2 फुट दूरी पे लगाते हैं जी। ये करेला थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 3 फुट पे और 2 फुट पे। कद्दू वर्गी सब्जी, कद्दू के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए, यानी कि 1.5 फुट से लेकर 2.5 फुट तक भी लाइन से लाइन जा सकता है आपका।
और जो बाकी आपका बोटल गोर्ड है जिसको हम घिया जी, तो घिए के लिए भी कम से कम आपका 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधा 2 से 3 फुट जो है करते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पौधों में थोड़ा लगता है आपको थोड़ा घने हो गए तो इनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग भी करनी पड़ती है जी। तो कैंची से आप जो है खीरे की भी सिंगल स्टेम लेना है आपने 2 लेने हैं, ऐसी तरह करेले में भी आप कर सकते हैं, घिया में भी कर सकते हैं। वो आपके किसान के ऊपर अपने आप करने ही चाहिए उसमें मेरे हिसाब से, तो ताकि उसमें जो है फल भी अच्छे आएँ और जो बेल है वो गिरे भी ना और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम जैसे हम प्रसंस्करण की बात करते हैं सर कि क्योंकि आज के समय में जैसे कई बार क्रॉप जो है ज़्यादा हो जाती है तो अगर कहीं स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है या किसी के पास मतलब ख़राब हो जा रही है फसलें तो उसमें प्रसंस्करण की अगर हम स्कोप की बात करें तो कितना स्कोप है और इन चीज़ों से क्या क्या बनाया जा सकता है अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट्स? अभी देखिए खीरे का जो प्रोसेसिंग का है हमारा वो ज़्यादा तो नहीं है, पर जो घरकिन की मैंने बात की थी, घरकिन जो है खीरे एक टाइप का खीरा ही है जो कि 1 से 3 इंच का होता है, ठीक है, और उंगली की तरह थोड़ा मोटाई में इसमें है, तो इसका पिकल जो है हम बना सकते हैं। कुछ खीरे की और भी वैरायटियाँ हैं जो अचार के काम में लाई जा सकती हैं जी। तो साउथ इंडिया में हमारा जो उधर काफ़ी आंध्र प्रदेश है और उधर जो है काफ़ी ये लोग लगा करके और इसकी एक्सपोर्ट भी हो रहा है घरकिन का। पर जो हमारा नॉर्थ इंडिया है इधर अभी किसानों ने इतना इनिशिएटिव नहीं लिया, ना ही वैज्ञानिकों ने इनिशिएटिव लिया इसको पॉपुलराइज करने में। विश्वविद्यालय में हमने 3-4 साल पहले जो है इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया घरकिन, कुछ किसानों को भी दिया है, पर अभी इसकी प्रोसेसिंग का जो है नहीं हुआ है, अभी बडिंग फेज में है कि जब क्रॉप्स आएंगी तो हाँ, फिर उसके पिकल इसका जो है खीरे का अच्छा बनता है जी। तो सिर्फ ये अचार के लिए ही है सर या फिर इसका कुछ ये ऐसे भी खाया जा सकता है जैसे बाकी खीरों को? नहीं ऐसे भी खा सकते हैं, वो बड़ा टेंडर होता है। मैं तो कहता हूँ अगर घरकिन एक तरफ को पड़ा हो स्लाइसिंग कम्बर दूसरी तरफ हो तो हम तो घरकिन ही लेंगे, क्योंकि उसमें आपको 1 किलो में कम से कम 20-25 निकल जाएंगे जी। और इधर 1 किलो में आपको 4 या 5 ही निकलेंगे जी। तो खाने में भी स्वादिष्ट है जी। और नंबर भी ज़्यादा निकल जाते हैं, जितना आपने काटने की जरूरत नहीं है, 1-2 जितने आपको चाहिए सैलेड में वो खा सकते हैं। और उसके जी। तो अगर हम बात करें सर इन फसलों के उत्पादन की और इनके विपणन की, तो अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो इनके लिए कहाँ कहाँ मार्केट्स अवेलेबल हैं? क्योंकि किसान अभी जो है लोकल मंडियों में तो बेच ही रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो घरकिन्स हैं ये दूसरे देशों में भी भेजे जा सकते हैं जी, यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर जी। तो इन सारी फसलों में अगर हम बताएं थोड़ा तो कि क्या स्कोप है इनका अगर विपणन की बात करें? विपणन का तो देखिए हमारी जो जितने भी वेजिटेबल्स की जो फसलें हैं ये हमारी ऑफ सीज़न है हमारे यहाँ जी। दूसरे के लिए हमारी तो मेन सीजन है। तो हमारी जो नॉर्थ इंडिया की जो मंडियाँ हैं, ख़ास करके दिल्ली है, आपके हरियाणा की है, पंजाब की है, ठीक है, चंडीगढ़ है, ये सारी फीड हिमाचल से होती है, क्योंकि नीचे जो है आपकी बारिश ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो नीचे उत्पादन ही बिल्कुल ठप ही समझो, नीली समझो। तो जितना भी उत्पादन होता है वो उनके लिए मतलब ऑफ सीजन हो गया, हमारे लिए मेन सीजन है। तो इसमें मार्केटिंग आप इसकी इन मंडियों में करते हैं किसान भाई। और जैसे खीरा है, खीरा क्रेटों में जा रहा है, क्रेट्स में भर के सीधा ही ऊपर से, और करेला है, इसी तरह केला भी आप उसी में क्रेटों में पैक होके जा रहा है। और इसको स्पेशल ऐसी कोई पैकिंग नहीं है जैसे गोभी की होती है, अभी टोकरी बांस की टोकरियाँ बना ली और फिर आपका गन्नी बैग्स कर लिए, तो बिल्कुल उसके ऊपर क्रेट्स लो, उसमें डालो ग्रेड करके, धो धा के अच्छी तरह से, और उसके बाद जो है ऊपर से न्यूज़पेपर अखबार डाली और थोड़ा उसको टेप लगा के बंद कर दिया जी। जैसे आपने ग्रेडिंग की भी बात की सर, तो ग्रेडिंग के क्या पैमाने हैं अगर हम करेले या? ग्रेडिंग का देखिए आप जैसे मान लीजिए आपकी खीरे की वैरायटी है जी, तो खीरे की वैरायटी आपने देखना कि खीरा 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो आपको कम से कम 90% फसल तो ऐसी चीज़ें 15 से 20 ही हो। ऐसा नहीं हो कि आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, एक आपका 15 आ गया। कि मोस्टली हम देखेंगे तो साइजेस के बेसिस पे है। 19-20 का फर्क हो, तो साइज और शेप जी।
और ख़राब भी ना हो, खराब भी ना, बिल्कुल बिल्कुल साफ फ्रेश होगी तो फ्रेश हो और उसमें चमक हो। जी ठीक है सर, आज के कार्यक्रम में हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, तो अब समय समाप्त करते हैं। और सर, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।